बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्रैकिंग को डिस्कस करना है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्रैकिंग है क्या? लफ्ज़ी मतलब है तोड़ना, लेकिन अगर इसका हम अल्टरनेटिव वर्ड इस्तेमाल करें तो इसको हम पायरोलाइसिस भी कह सकते हैं। लाइसिस का मतलब भी तोड़ना होता है और पायरो फायर को कहा जाता है, यानी किसी चीज़ को गर्म करके तोड़ना, ये पायरोलाइसिस कहलाता है। या फिर हम इसको कहते हैं हम क्रैकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं। तो क्रैकिंग के जितनी भी टाइप्स हम पढ़ेंगे तो एक चीज़ तो कॉमन है कि सब में हम किसी न किसी हद दर्जे तक हीट देंगे, उसके बाद वो मालिक्यूल टूट रहा होगा। तो क्रैकिंग को डिफाइन कैसे करेंगे कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स है जिनका मालिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, उनको ऐसे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना जिनका मालिक्यूलर वेट कम हो, उनमें कार्बन की तादाद कम हो और वो वोलाटाइल इन नेचर हों। तो ये हमारे पास क्रैकिंग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक कंपाउंड है हेक्साडीकेन। हेक्सा 6 को कहा जाता है, डी का 10 को कहा जाता है, एन अल्केन से निकला है। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन की चेन अल्केन होती है उसमें अगर 16 कार्बन होंगे तो हेक्साडीकेन बनेगा। तो जब इसको क्रैकिंग यानी ऑलमोस्ट 700 सेंटीग्रेड तक जब हम इसको हीट करेंगे तो इससे मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट बन रही है। इसमें 7 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो हमने क्या किया, लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन्स को स्प्लिट किया इनटू शॉर्टर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा, यहाँ 2 किस्म की हमारे पास प्रोडक्ट बन सकती हैं। एक आप कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड। इसको आपने समझना है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क है। सैचुरेटेड आमतौर पे अल्केन्स को कहा जाता है, जो अनसैचुरेटेड अल्कीन्स और अल्काइंस को कहा, यानी अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड होगा, लेकिन अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड होते हैं। तो जब भी हम वर्ड इस्तेमाल करें अनसैचुरेटेड तो इसका मतलब ये होगा कि कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर सैचुरेटेड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। तो जिस वक्त क्रैकिंग की जाती है तो दोनों तरह की प्रोडक्ट मिल रही होती है, सैचुरेटेड भी अनसैचुरेटेड भी। क्लियर। अब सवाल ये है कि जब हम क्रैकिंग करते हैं, क्रैकिंग में जैसे आपको एक पिक्चर नज़र भी आ रही होगी, इसमें हमने ऑक्टेन की जब हम क्रैकिंग करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे हम ऑक्टेन की क्रैकिंग करेंगे तो हो सकता है ब्यूटेन और ब्यूटीन यानी 4 कार्बन वाले 2 कंपाउंड मिल जाएं। जब हम इसकी क्रैकिंग करेंगे हो सकता है हेक्सेन और ईथीन, एक 6 वाला मिले, एक 2 वाला मिले। मे भी पॉसिबल है जब इसकी हम क्रैकिंग करेंगे तो हो सकता है ब्यूटीन मिल जाए, ईथीन मिल जाए, मीथेन मिल जाए, सिंपल कार्बन मिल जाए, यानी मज़ीद छोटे छोटे कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाए। तो कंपाउंड एक है, जब हम क्रैकिंग कर रहे हैं तो ये डिफरेंट नेचर की प्रोडक्ट जो मिल रही है, तो ये कैसे है, ये डिपेंड करता है हम क्रैकिंग के लिए कौन सी कंडीशन या कौन सी टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड टाइप ऑफ क्रैकिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हमारा मकसद क्या है प्रोडक्ट लेने का, क्या हम अनसैचुरेटेड, क्या हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन लेना चाहते हैं, क्या हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन लेना चाह रहे हैं, क्या हम एरोमेटिक कंपाउंड लेना चाहते हैं। तो हमारा जो मकसद है वो डिसाइड करेगा कि किस टाइप की क्रैकिंग हमने करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स डिसाइड करती है प्रोडक्ट को। तो ब्रेकडाउन ऑफ हायर अल्केन्स, जब हम हायर अल्केन्स को तोड़ रहे होते हैं और जब लोअर हमारे पास हाइड्रोकार्बन बन रहे होते हैं, चाहे वो अल्केन्स हो या अल्कीन्स, अल्केन अनसैचुरेटेड है, अल्कीन अनसैचुरेटेड है, तो ये जो कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट है कि कितने परसेंट कौन सी चीज़ मिलेगी, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ क्रैकिंग के, क्रैकिंग को किस तरह परफॉर्म किया गया है। तो इन कंडीशन के लिहाज से हमने 3 टाइप्स बनाई हैं क्रैकिंग की। सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग, नाम से जाहिर है कि थर्मल हीट को कहा जाता है। अगर किसी बड़े लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को हीट अप किया जाए तो और हाई प्रेशर पे उसको हीट अप किया जाए, जैसे आमतौर पे 700 to 900 सेंटीग्रेड हीट किया जाता है एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से क्या मुराद है, यहाँ तकरीबन 70 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन टूटेंगे तो इसको हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। तो यहाँ टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी हाई है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी नेचर ऑफ प्रोडक्ट हमें कौन सी मिल रही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो थर्मल क्रैकिंग में हमने क्या किया, जब एक बड़ी चेन हमने हाइड्रोकार्बन की तोड़ी तो उसकी वजह से छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स की चेन हासिल हुई और उनमें कौन से मॉलिक्यूल थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स,
जैसे अल्कीन या अल्काइन, ये हासिल होती है। वजह क्या है? क्योंकि जिस वक्त हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो बॉन्ड टूटता है, लेकिन अगर बॉन्ड दो चीज़ों के दरमियान है, हाइड्रोकार्बन के दरमियान, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, सपोज इसको लॉन्ग चेन हम कंसीडर कर लेते हैं, वैसे ये तो है तो शॉर्ट चेन, लेकिन इसको समझाने के लिए हम इसको लॉन्ग चेन कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे। क्लियर? जब हम हीट करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि ये बॉन्ड टूट जाए, अब ये 4 वाला 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला बॉन्ड भी टूट जाए। अगर कार्बन कार्बन का तो 2 लोअर कार्बन के कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन जब हाइड्रोजन निकलेगा तो जो हाइड्रोजन के निकलने से गुंजाइश पैदा हुई है तो वो कार्बन आपस में क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। तो जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बहुत हाई लेवल पे हीट कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहे होते हैं। लोअर कार्बन वाले कंपाउंड तो मिलते ही मिलते हैं क्योंकि क्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर का फ़ायदा ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे हमारे पास यहाँ इथीन है या प्रोपीन है या ब्यूटीन है या पेंटीन है, तो इस तरह के काफ़ी सारे कंपाउंड मिल रहे होते हैं। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फ़ायदा क्या होता है? दे हैव एबिलिटी टू पोलीमराइज, इनके अंदर पोलीमराइजेशन करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, और पोलीमराइजेशन से हम मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसकी वजह से हम बड़े बड़े डिटर्जेंट बना सकते हैं, प्लास्टिक्स बना सकते हैं, और फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, वीड किलर बना, क्योंकि हमारे पास बेसिक जो प्रोडक्ट है मिल गई, उसको मॉडिफाई करके किसी भी एंगल से कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है। इसको थोड़ा सा आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है कैटालिटिक क्रैकिंग। तो नाम से जाहिर है ऐसी क्रैकिंग की जिसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाए। अब कैटलिस्ट क्या होता है कि कोई भी ऐसा केमिकल जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कैटालिसिस। तो क्रैकिंग, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हम कैटालिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो कैटालिटिक क्रैकिंग हो जाएगी। अब कैटालिसिस की वजह से हम टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग, और दूसरा हम प्रेशर भी कम रखते हैं। तो जो प्रेशर को कम रखा गया है, आप कह सकते हैं, या फिर टेम्परेचर को कम रखा गया है, तो उसका जो कमी वो ये कैटालिसिस पूरी करता है। तो कैटालिसिस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? क्रैकिंग एट लोअर टेम्परेचर, तो यहाँ टेम्परेचर आमतौर 500 सेंटीग्रेड है। एट लोअर प्रेशर जैसे 2 एटमॉस्फेयर है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे आम तौर पे हाइड्रोकार्बन की जब कैटालिसिस की जाती है या उसको तोड़ा जाता है, क्रैकिंग की जाती है, तो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है, जिसको ओवरऑल जियोलाइट भी हम कहते हैं। अब इस कैटालिसिस की वजह से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि हम गैसोलीन इस्तेमाल करते हैं, ये एज ए पेट्रोल के तौर पे, एज ए पेट्रोल। अच्छा, गैसोलीन की क्वालिटी को हम पहचानते हैं ऑक्टेन नंबर से। अब ये ऑक्टेन नंबर क्या है, यहाँ हम डिफाइन नहीं करेंगे ना, मैं इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। ऑक्टेन नंबर जो अगला टॉपिक है रीफॉर्मिंग, उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल से इस ऑक्टेन नंबर को डिस्कस, अभी सिर्फ आपने याद रखना है कि ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होने से जो पेट्रोल है या गैसोलीन है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, और जितना ज़्यादा आप कह सकते हैं गैसोलीन में ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होंगे या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होंगे या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, उतना ही ज़्यादा उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। इन शॉर्ट आपने ये कहना है कि हमने गैसोलीन अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा वाला हासिल करना है कि उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो, उसमें साइक्लिंग ज़्यादा हो, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा हो, तो कैटालिटिक क्रैकिंग की वजह से जो कंपाउंड, बड़े कंपाउंड तोड़ के हम छोटे कंपाउंड बनाते हैं, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती है। तो इसका फ़ायदा क्या है? थर्मल का अनसैचुरेशन हासिल होती है। इसका फ़ायदा क्या है कि जो हमें लोअर कार्बन कंपाउंड मिलेगा उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद स्टीम क्रैकिंग। तो स्टीम क्रैकिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स को हीट करके उसको वेपर फेज में लाया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोकार्बन को हीट करना है, उसको वेपर फेज में हम लेके आएंगे और उसको फिर स्टीम के साथ मिक्स करना है। तो स्टीम और दोनों चीज़ों को 900 सेंटीग्रेड तक हीटअप करना है और फिर रैपिडली कूल कर लें। तो इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ थर्मल क्रैकिंग, कि ये थर्मल क्रैकिंग की तरह ही काम कर रही है कि यहाँ हीट ज़्यादा दी गई है, तो हीट ज़्यादा होने से कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटेगा, जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड कार्बन आएंगे। तो फिर थर्मल और स्टीम में फ़र्क है। तो थर्मल क्रैकिंग आमतौर पे बहुत ही ज़्यादा जो लॉन्ग चेन्स हैं हाइड्रोकार्बन, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। जो स्टीम क्रैकिंग है
इसकी वजह से जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो मॉडरेट चेन वाले होते हैं, मॉडरेट चेन, और जो कंपाउंड बनेंगे वो लोअर अनसैचुरेटेड कार्बन, जैसे इथीन है, प्रोपीन है, और उसके बाद जैसे ब्यूटीन वगैरह, इस तरह के कंपाउंड है। यानी अगर हमने थोड़े बड़े कंपाउंड लेने हों तो हम थर्मल क्रैकिंग करते हैं, अगर बहुत ही छोटे मालिक्यूल लेने हों तो आमतौर पे स्टीम क्रैकिंग करते हैं। लेकिन चूंकि दोनों में हीट ज़्यादा दी गई है, इस वजह से दोनों में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहे हैं। और अनसैचुरेटेड का मैंने सबसे बड़ा फ़ायदा बताया था कि दे कैन ईजिली पोलीमराइज, कि इनकी पोलीमराइजेशन बहुत ज़्यादा आसान होती है, और पोलीमराइजेशन करके हम वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो ये 3 तरह की, वैसे तो 4 तरह की है, एक हाइड्रो क्रैकिंग भी है, लेकिन चूंकि वो आपकी बुक में नहीं डिस्कस की गई, इस वजह से हमने फोकस मेनली 3 पे किया है। पहली थर्मल क्रैकिंग है, उसके बाद कैटालिटिक क्रैकिंग है, और उसके बाद स्टीम क्रैकिंग है। इंपॉर्टेंस क्या है, हम तोड़ते क्यों हैं? अगर आपको लास्ट लेक्चर में वो टेबल याद हो जिसमें हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया था, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ प्रोटीन में हम टॉप से अगर बॉटम की तरफ जाएं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आप उसके यूजेस को देखें, जो लोअर कार्बन वाले हमारे पास फ्रैक्शन है पेट्रोलियम के, दे यूज एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो हायर कार्बन वाले हैं वो फिर दूसरे, जैसे ग्रीसेस हैं, ये लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, केरोसिन ऑयल है, ये आप कह सकते हैं आग वगैरह जलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये लेस डिज़ायरेबल है कि इनकी जो ज़रूरत है, ये जो काम कर रहे हैं, ये हमारी बहुत कम ज़रूरत को पूरा करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं गैसोलीन की, तो गैसोलीन जाहिर बात है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो सारे के सारे गैसोलीन की वजह से ही सारे ऑटोमोबाइल चल रहे हैं। तो अगर देखा जाए हमारी गैसोलीन की रिक्वायरमेंट, अगर हम सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ प्रोटीन से हासिल करना चाहें तो ये सिर्फ 20% ऑफ टोटल डिमांड का पूरा करते हैं। तो गैसोलीन, फिर हम क्या करते हैं, जो जिस तरह हमने डिस्कस किया था, केरोसिन ये थोड़ा हायर कार्बन होता है, गैस ऑयल ये थोड़ा हायर हाइड्रोकार्बन है, तो हम क्या करते हैं, इनकी क्रैकिंग की वजह से जो गैसोलीन बना लेते हैं ताकि हमारी डिमांड को पूरा किया जा सके। लेकिन जब भी हम क्रैकिंग करते हैं, अभी हमने यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल देखी कि C6H34 की जब हम क्रैकिंग करेंगे तो ये हमारे पास हेप्टेन बनेगी, इथीन बनेगी, प्रोपीन बनेगी। तो एक मेजर प्रोडक्ट के अलावा 7 बाई प्रोडक्ट चीज़ें लाजमी बन रही हो, और ये बाई प्रोडक्ट भी फिर काफ़ी सारे इस्तेमाल में आती है। इथीन है, आप कह सकते हैं प्रोपीन है, तो इससे भी काफ़ी सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो अदर बाई प्रोडक्ट जैसे इथीन है, प्रोपीन है, बेंजीन है, ब्यूटीन है, तो ये गैसोलीन जब बन रही होती है बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन से, तो उस वक्त हमारे पास ये बाई प्रोडक्ट भी बन रही होती है। दूसरा, अभी हमने डिस्कस किया, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल करते हैं, तो अनसैचुरेटेड की जब हम पोलीमराइजेशन करते हैं, उनको मुख्तलिफ अंदाज में मॉडिफाई करते हैं, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलती हैं। जैसे ड्रग्स काफ़ी सारी बनाई जा सकती हैं, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, वीड किलर, फर्टिलाइज़र, एथनॉल उसकी मॉडिफिकेशन से, एसीटोन, फिनोल, यानी आप कह सकते हैं वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं जो इनकी मॉडिफिकेशन से बन रहे होते हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हम फिर जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करते रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट इन मॉडिफिकेशन के लिहाज से क्लियर होता जाएगा। अभी हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये प्रोडक्ट कैसे बनेंगी, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ब्रांच चेन कैसे बन रहे हैं, साइक्लिक कैसे बन रहे हैं, एरोमेटिक कैसे बन रहे हैं, अनसैचुरेशन कैसे हो रही है, अनसैचुरेशन का क्या फ़ायदा है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो अभी स्टूडेंट के माइंड में चल रहे होंगे। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि अगर इसको सही तरह बेस से आप पढ़ना शुरू करें तो हर तरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करने का साथ के साथ तैयार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं जो अगले चैप्टर्स में हैं, उनकी समझ आना शुरू हो जाएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि जो भी लेक्चर आप सुने उसको साथ साथ प्रिपेयर करें, क्योंकि जितने भी हमारे पास ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें टॉपिक इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर एक टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो फिर हो सकता है अगला टॉपिक समझना क्या हो, थोड़ा सा मुश्किल हो। तो क्रैकिंग का टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे बार दफ़ा पूछे गए हैं। तो अगला जो टॉपिक हो उसमें हम रीफॉर्मिंग करेंगे, क्रैकिंग में तोड़ा
फिर उन जो टूटे हुए मालिक्यूल को हम अपने अंदाज में मॉडिफाई करके उनसे बड़े बड़े ऐसे कंपाउंड बनाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा वो रिफॉर्मिंग का होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।